हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 11 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। In the progress of modern India, struggle for political freedom was important. This struggle was based on broad philosophy of man's emancipation. Therefore, in the course of this struggle, along with political dependence, there was opposition to things like feudalism, social inequality, economic exploitation, etc. तो जैसे जैसे हमारी मॉडर्न इंडिया का प्रोग्रेस होता जा रहा था, वैसे वैसे ही स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम भी ज़रूरी था। मतलब जैसे जैसे एक नया इंडिया बनते जा रहा था, वैसे वैसे ब्रिटिशर से फ्री होना, खुद इंडिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट होना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और इसके लिए पॉलिटिकली फ्री होना इम्पोर्टेंट था कि अब जो हमें रूल करे वो हम खुद हों। और ये जो स्ट्रगल था, ये एक्चुअली बेस्ड था फिलोसॉफी ऑफ मैंस इमेंसिपेशन पे। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है हर चीज़ से फ्रीडम, सोशली, लीगली, पॉलिटिकली, हर चीज़ से फ्रीडम। तो ये जो स्ट्रगल था वो इसी बेसिस पे था कि अब लोगों को हर चीज़ों से फ्रीडम चाहिए, उन्हें किसी तरह से भी रूल नहीं होना है ब्रिटिशर्स से। इसीलिए ये जो स्ट्रगल का कोर्स चल रहा था, यहाँ पे पॉलिटिकल डिपेंडेंस तो चाहिए ही था, पॉलिटिकली तो फ्री होना ही था, पर साथ ही साथ दूसरी चीज़ों का भी अपोजिशन किया जा रहा था, जैसे फ्यूडलिज्म, सोशल इनइक्वालिटी जो होती थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि कैसे फार्मर्स को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर दिया, मतलब काइंड ऑफ लूट लिया गया था। फार्मर्स को इतना मजबूर कर दिया गया था कि उनके पास अपना लैंड बेचकर घर बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और इनइक्वालिटी तो स्टार्टिंग से होती थी, हमेशा से हर जगह इनइक्वालिटी होती थी। चाहे आप जजेस के पास जाओ तो वो आपके केस लेते थे तो गलत डिसीजंस दिया करते थे। सोल्जर्स का केस देखें तो सोल्जर्स के साथ हमने एक टाइम ये पढ़ा था, उन्हें कार्टिलेज, ऐसा कार्टिलेज खाने को कहा गया था जो काऊ और साथ ही साथ पिग के फ्लैश से बना हुआ था। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी और फ्यूडलिज्म, मतलब कॉलोनी वाला सिस्टम, कि अलग अलग जगह को कॉलोनीज बनाकर जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ये सब चीज़ें तो एग्जिस्टेंस थी ही। और पॉलिटिकली डिपेंडेंट तो होना ही था लोगों को, पर साथ साथ इन सब चीज़ों से भी फ्रीडम चाहिए थी। लाइक फ्रीडम, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। From that point of view, the contribution of movements built up by various social groups such as farmers, workers, women, Dalit, etc., as well as the stream of socialism giving importance to equality proves to be significant. तो जैसे फ्रीडम इम्पॉर्टेंट थी कि हमें फ्री होना है, हमें किसी के भी अंडर नहीं रहना, आप कोई हमें रूल नहीं कर सकता, तो इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट थी। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि जब हमारी कंट्री फ्री हो जाएगी, जब हम फ्री हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, इसके बाद भी जो ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनइक्वालिटी की, इनजस्टिस की और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की, ये सब चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। हमने फ्रीडम तो ले लिया ब्रिटिशर्स से, लेकिन जो दूसरी एविल्स हैं सोसाइटी की, वो भी ख़त्म होनी चाहिए। तो इसीलिए फ्रीडम के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी। यदि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन किया था सोशल ग्रुप्स ने, जैसे फार्मर्स, वर्कर्स, वुमेन, दलित्स, ये, और इसके साथ ही साथ जो सोशलिज्म का स्ट्रीम था, ये सब इम्पोर्टेंस इक्वालिटी को भी देते थे। और इनका मानना था कि इक्वालिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। Without realizing its contribution, we will not be able to understand the development process of modern India. Therefore, let us study some of these movements. यदि हम इन social groups के movements ना पढ़ें कि
ऐसे लोग जिनके साथ इनइक्वालिटी स्टार्टिंग से होती हुई आ रही थी, इनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट में, यदि हम इनके बारे में ना पढ़े तो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। तो इस चैप्टर में हम इन लोगों के बारे में, इन सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। Firstly, coming to peasant movements. The Indian farmers had to suffer due to the ill effects of British economic policy. The British government used to protect the landlords and moneylenders. They gave unjust treatment to the farmers. On many occasions, the farmers rose against the injustice. जो भी हमारे देश के किसान थे उन्हें बहुत ज़्यादा ही सहना पड़ रहा था ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। क्योंकि मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि वो सिस्टम क्या था। सिस्टम ऐसा था कि फार्मर्स को जो टैक्स होता था वो कैश में देना पड़ता था और बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो जो भी वो ग्रो करते थे अपने लैंड पे, उस ग्रो की हुई क्रॉप को उन्हें बेचना पड़ता था, ज़बरदस्ती बेचना पड़ता था और जो भी प्राइस मिले उस पे बेचना पड़ता था, क्योंकि उन्हें एट एनी कॉस्ट जल्द से जल्दी कैश चाहिए रहता था टैक्स देने के लिए। क्योंकि यदि वो टैक्स नहीं देते थे तो उनका जो लैंड है उसे सीज कर लिया जाता था, वो फिर गवर्नमेंट का हो जाता था। साथ ही साथ बहुत बार यदि सूखा पड़ गया या किसी तरह का तरीके से अच्छे से कल्टीवेशन नहीं हो पाया तो फार्मर्स को अपने लैंड को उधार पे रखकर उधारी लेनी पड़ती थी और फिर ब्रिटिशर्स को पेमेंट करना पड़ता था। तो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, ये इसके कारण फार्मर्स बहुत ज़्यादा सह रहे थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा से ऐसा करती थी कि लैंडलॉर्ड्स, जो पैसे उधार देने वाले मनी लेंडर्स, इन सबको, लैंडलॉर्ड्स मतलब जो मालिक रहते थे फार्म्स वगैरह के, मतलब खेतों के, और मनी लेंडर्स जो उधारी पैसा देते थे, इन लोगों को ही प्रोटेक्ट करती थी। और हमेशा से फार्मर्स के साथ गलत व्यवहार ही होता था। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे ओकेशंस आए जहाँ पे फार्मर्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए, उनके इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े हुए। Peasants in Bengal formed their union and revolted against the compulsion of cultivating indigo. The play Neel Darpan, written by Deen Bandhu Mitra, brought to the notice of society the wretched condition of the peasants producing indigo. In 1875, farmers from Maharashtra rose in revolt against the atrocities of the landlord and moneylenders. The farmers in Uttar Pradesh from Kisan Sabha in 1918 under the leadership of Baba Ramchandra. तो सबसे पहले बंगाल के जो पीजेंट्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सबसे पहले अपनी एक यूनियन फॉर्म की और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। और ये वो फार्मर्स थे जिन्हें ज़बरदस्ती इंडिगो ग्रो करवाया जा रहा था, जो कि एक कैश क्रॉप था जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था ब्रिटिशर्स को। और इसी कारण से इन फार्मर्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ना इनका खुद की दिनचर्या चल पा रही थी और ना ये उन क्रॉप्स को बेच पा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारे क्रॉप्स इनके ले लेती थी। और जो प्ले है बंगाल का नील दर्पण, जो कि दीन बंधु मित्रा ने लिखा है, इसमें पूरी सोसाइटी का जो ये फार्मर्स के साथ टॉर्चर हो रहा था, इनसे ज़बरदस्ती इंडिगो ग्रो करवाया जा रहा था, इस पर बेस्ड है। 1875 में महाराष्ट्र के जो फार्मर्स थे वो लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स का जो भी टॉर्चर था, जो भी एट्रोसिटीज़ थी उसके अगेंस्ट, और साथ ही साथ वहाँ के लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स के अगेंस्ट भी ये लोगों ने रिवॉल्ट किया। उत्तर प्रदेश के तो जो फार्मर्स थे इन्होंने किसान सभा बनाई 1980 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। द मोपला पीजेंट्स रोज इन अ ग्रेट रिवॉल्ट इन केरला बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रश्ड इट डाउन। और मोपला प्लेस के भी जो पीजेंट्स थे वो लोग भी केरला में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए और रिवॉल्ट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, उन्हें क्रश डाउन कर दिया। In 1936, with the initiative of Professor N.G. Ranga, the Akhil Bharati Kisan Sabha was established. Swami Sahajanand Saraswati was the president of this organization. और फाइनली 1936 में प्रोफेसर N.G. रंगा, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसका नाम था अखिल भारतीय किसान सभा।
उसे इस्टेब्लिश किया गया और स्वामी सहाजानंद सरस्वती को उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। दिस सभा प्रेजेंटेड अ डिक्लेरेशन ऑफ पीजेंट्स राइट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन द रूरल पार्ट ऑफ फैजपुर इन महाराष्ट्र। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स अटेंडेड दिस सेशन। और ये जो सभा थी, इस सभा ने जो पीजेंट्स के राइट्स हैं, फार्मर्स के राइट्स हैं, इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने रखा। और ये जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, ये एक गांव के एरिया फैजपुर में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और 1000 से भी ज़्यादा फार्मर्स ने ये सेशन अटेंड किया था। In 1938, the crops in eastern Khandesh were destroyed due to heavy rains. The condition of the farmers was miserable. In order to get the land revenue waived, Saint Guruji organized meeting and processions at many places. 1930 में क्या हुआ था कि ईस्टर्न खंडेश के में जो भी क्रॉप्स थे, जितने भी कल्टीवेशन हुई थी, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई थी और फार्मर्स की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और उन्हें रेवेन्यू ना देना पड़े, इसीलिए सेन गुरुजी ने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, बहुत सारे प्रोसेशंस, बहुत सारी रैलियाँ निकाली अलग अलग जगहों पे। ही टुक आउट मार्चेस ऑन द कलेक्टर ऑफिस। द पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन द रिवॉल्यूशनरी पीरियड ऑफ 1942। और ये लोगों ने वहाँ के जो कलेक्टर थे उनके ऑफिस के सामने मार्च भी किया और बहुत सारे पीजेंट्स ने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया इस प्रोसेशन में, इस रिवॉल्यूशनरी पीरियड में 1942 में। Son Guruji built up unity of the workers. He tried to create strong center of workers union at Dhule, Amalner. He was president of Mill Worker Union of Amalner. और जो संत गुरुजी थे, इन्होंने यूनिटी बनाई, कैसे वर्कर्स को अपने साथ जोड़कर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की कोशिश की, जिससे मतलब एक स्ट्रॉन्ग वर्कर यूनियन बनाने की कोशिश की धुले अमालनेर ने, और वो प्रेसिडेंट थे ऑफ Mill Worker Union of Amalner. He went on fast unto death to open the doors of Vitthal Temple at Pandharpur for the Dalits. और वो भूख हड़ताल पे बैठे थे और उनका कहना था मैं तब तक बैठा रहूँगा जब तक विट्ठल टेम्पल के जो डोर है, जो कि पंढारपुर पे है, वो दलित्स के लिए नहीं खुलते, मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। वर्कर्स यूनियन। In the later half of 19th century, textile mills, railway companies and such industries were started in India. The workers group had not arose on large scale, but in this period efforts were made to solve the problems of the workers. तो 19th सेंचुरी के हाफ पीरियड के बाद बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स, रेलवे कंपनीज और दूसरी इंडस्ट्रीज़ थी जो हमारी इंडिया में स्टार्ट हो चुकी थी। और इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले जो भी वर्कर ग्रुप्स थे, बहुत लार्ज स्केल में नहीं, पर धीरे धीरे इस समय बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जो सामने आए थे, जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स रखी थी और बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए थे इन वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। शशिपदा बनर्जी एंड नारायण मेघाजी Lokhande organized the workers at local level. Lokhande's contribution to the working class movement was so valuable that he is described as the father of Indian workers movement. और शाशीपदा बनर्जी और नारायण मेघाजी लोखांडे ऐसे लोग थे जिन्होंने वर्कर्स की लोकल लेवल में जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके। और लोखांडे का जो कंट्रीब्यूशन है वर्किंग क्लास के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन वर्कर्स मूवमेंट भी कहा जाता है। द नेटिव प्लेस ऑफ नारायण मेघाजी लोखांडे वॉज कान्हेश्वर नियर सासवाद इन पुणे डिस्ट्रिक्ट. He formed the mill worker union known as Bombay Mill Hands Association in 1890. This workers' union is believed to be the beginning of organized movement in India. He was also chairman of Mumbai branch of Satyashodhak Samaj founded by Mahatma Phule. और नारायण मेघाजी लोखांडे का जो नेटिव प्लेस है वो खानेश्वर है, जो कि सासवाद, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, वहाँ लोकेटेड है। और उन्होंने मिल वर्कर्स का एक यूनियन भी बनाया था जिसका नाम है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में।
और ये जो वर्कर यूनियन था, इसका ये मानना था कि अब हमारे इंडिया में किसी तरह का भी मूवमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ चुकी है। मतलब अब कोई भी चीज़ नॉर्मली या कोई भी चीज़ सहने से सॉल्व नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम्स है वर्कर्स की, उसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके, मूवमेंट कम फॉर्म करके प्रोटेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। और वो चेयरमैन भी थे मुंबई ब्रांच के ऑफ सत्याशोधक समाज, जिसे महात्मा फूले ने स्टैब्लिश किया था। टू हिज एफर्ट्स फ्रॉम 10 जून 1890 द वर्कर्स स्टार्टेड गेटिंग वीकली हॉलीडे ऑन संडे। और उन्हीं के एफर्ट्स के कारण 10 जून 1980 को से वर्कर्स को संडे को एक दिन छुट्टी मिलने लगी। At the same time, an agitation was launched against the wretched condition of the tea plantation workers in Assam. In 1899, the Great Indian Peninsular Railway workers called for a strike for their demands. During the anti-partition movement, workers carried out strikes from time to time in support of Swadeshi. तो इसी समय जो भी टी प्लांटेशन वर्कर थे आसाम में, उनकी भी बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन हो चुकी थी और वो लोगों ने भी प्रोटेस्ट चालू कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे वर्कर्स जो थे, ये लोग भी स्ट्राइक करने लगे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए। और जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था, जब ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम बंगाल को अलग कर देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा स्टेट है और हम उससे रूल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे जो वर्कर्स ने भी किए थे टाइम टू टाइम, और साथ ही साथ स्वदेशी को सपोर्ट किया था। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर वॉज राइज ऑफ वर्कर क्लास इन इंडिया एंड देन अ नेसेसिटी फॉर नेशन वाइड वर्कर यूनियन वॉज फेल्ड। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, तो हमारी कंट्री में वर्कर्स की जो ज़रूरत है, पहले एग्रीकल्चर वॉज एवरीथिंग, एग्रीकल्चर वॉज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड पीपल वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। बट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वर्कर्स की ज़रूरत, डिमांड बहुत ज़्यादा ही बढ़ी, और इसीलिए वर्कर्स को भी ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा एक यूनियन होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी डिमांड्स के लिए हम लड़ सकें। With the necessity in 1920, All India Trade Union Congress was established. N.M. Joshi had a major role in the working of AITUC. Lala Lajpat Rai was the president of the first session of AITUC. He told the workers to actively participate in the national movement. और इसी ज़रूरत को देखते हुए 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बनाया गया। एनएम जोशी का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है इस एआईटीयूसी के वर्किंग में। लाला लाजपत राय को सबसे पहले सेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया ऑफ एआईटीयूसी, और उन्होंने वर्कर्स को कहा कि आप सबका एक्टिव होकर इस नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। श्रीपत अमरुद दांगे, Muzaffar Ahmad, such socialist leaders, by spreading the socialist ideology among the worker, worked to form militant organization. और श्रीपत अमरुद दांगे, मुजफ्फ़र अहमद, ये जो सोशलिस्ट लीडर्स हैं, इन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है कि अपने कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचो, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचो, कंट्री को नेशनल मूवमेंट के बारे में सोचो, पेट्रियाटिक वे से सोचो, मतलब देशभक्ति रखो अपने अंदर, ये सारी आइडियोलॉजीज वर्कर क्लास में स्प्रेड की। और उनके साथ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक आर्मी बनाने की कोशिश की, जिनके पास हथियार रहेंगे और जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वर्कर्स बहुत ही मेहनती होते हैं और यदि हम उनसे वो कोई किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट करें तो वो बहुत मेहनत से अपना 100% देंगे। इन 1928 द मुंबई मिल वर्कर यूनियन वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर 6 months. Many such strikes were made by railway workers, jute mill workers, etc. The government was
disturbed to see the growing strength of the workers' movement. To suppress this movement, legislation were made. और 1928 में मुंबई मिल वर्कर यूनियन स्ट्राइक पे चले गई 6 महीनों के लिए। और बहुत सारी ऐसी और भी स्ट्राइक हुई थी, जैसे रेलवे वर्कर्स की, जूट मिल वर्कर्स की। और गवर्नमेंट ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि वर्कर्स की जो मूवमेंट हो रही है, इसकी स्ट्रेंथ कैसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए कुछ लॉस गवर्नमेंट ने बनाए। द वर्कर्स स्ट्रगल प्रूव टू बी सपोर्टिव टू द नेशनल मूवमेंट। और ये जो भी स्ट्रगल वर्कर्स कर रहे थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था नेशनल मूवमेंट के लिए। इसने प्रूव किया कि इम्पॉर्टेंट है नेशनल मूवमेंट के, बिकॉज इट वॉज स्ट्रेंथनिंग national movement. Now coming to socialist movement, many of the young activists in Indian National Congress felt that for protecting the interest of the people, it is necessary to overthrow the British government. बहुत सारे यंग एक्टिविस्ट जो थे, यंग लीडर्स जो थे, मतलब फ्रीडम फाइटर्स जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्हें ये लगा कि लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना मतलब लोगों की डिमांड्स, लोगों की ज़रूरतें, उनका वेलफेयर करना। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे देश से निकाल फेंकना। सिमिलरली दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द सोसाइटी शुड बी restructured on the principle of economic and social equality. Through this realization there was rise and growth of socialist ideology. और इसके साथ साथ इन यंग एक्टिविस्ट का मानना था, और ये लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमारी सोसाइटी को हमें फिर से बनाना पड़ेगा, जहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी होगी। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब कि सबके पास इक्वल पैसा होगा, सबके पास अपनी लाइवलीहुड होगी, सबके पास अपने जीने का ज़रिया होगा, और उससे वो इक्वल पैसा कमाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि रिच रिचर बनते जा रहा है और पुअर पुअरर बनते जा रहा है। इस गैप को कम करना पड़ेगा। और दूसरी थी सोशल इक्वालिटी, मतलब सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट मिलना। मतलब जैसे कास्टिज्म के नाम पे बेसिस होता था, वुमेन के साथ बेसिस होता था, विडो के साथ, वुमेन के साथ इनइक्वालिटी होती थी, विडो के साथ होती थी, रिलीजन के नाम पे। तो ये सब चीज़ें, सोशली भी इनइक्वालिटी ख़त्म करना ज़रूरी है। और यहाँ से राइज हुआ और ग्रोथ हुआ ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। यही है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। The socialist youths, while they were in prison at Nasik, decided to form the Socialist Party within the Indian National Congress. और इसके बाद ही जो सोशलिस्ट यूथ थे, जब वो जेल में थे नासिक में, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक सोशलिस्ट पार्टी बनाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन इन 1934 द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म। और इस डिसीजन के बेसिस पे ही 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई, जिसमें लीडर्स थे जैसे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिन एसेट्रा. In Quit India movement of 1942, these young socialists were in the forefront. और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का जो हुआ था, उसमें ये यंग सोशलिस्ट सबसे आगे थे एज लीडर्स. Indians got introduced to Karl Marx and his communism. Lokmanya Tilak had already written an article on Marx in 1881. After World War, the influence of communism was felt in India. Manavendranath Roy played active role in the international communist movement. तो इंडिया में जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी और उसकी कम्युनिज्म की बात की गई, उसका मतलब है कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि एक सोसाइटी की इकोनॉमिक पॉलिसी या एक सोसाइटी की वर्किंग कैसी होनी चाहिए, कम्युनिस्ट होनी चाहिए, कम्युनिज्म होना चाहिए सोसाइटी में. इसका मतलब है कि हर आदमी अपनी सोसाइटी को जितना दे सकता है, इट मीन्स दैट जितना अपने सोसाइटी के लिए काम कर सकता है उतना वो करे, और जितनी उसे ज़रूरत है उतना उसे सोसाइटी से मिलना चाहिए. ये कहना था. मतलब सबकी नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए और लोगों को अपनी सोसाइटी के लिए जितना वो लोग कर सकते हैं उतना करना चाहिए. ये था कम्युनिज्म आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स.
और लोकमान्य तिलक ने पहले ही एक आर्टिकल लिखा था मार्क्स के ऊपर 1881 में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी, इसका बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हमारे इंडिया में। मानवेंद्र नाथ रॉय, इनका बहुत एक्टिव रोल था इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट लेकर आने में। In 1925, the Communist Party was formed in India. The work of building militant organization of workers and peasants was done by the young communists. The British government started feeling the danger of communist movement. और 1925 में हमारी कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। और ये जितने भी काम थे, जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना वर्कर्स का, पीजेंट्स का, और उसके में जो भी काम करवाने थे, ये सारे यंग कम्युनिस्ट ही कर रहे थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा था अब इन कम्युनिस्ट मूवमेंट से। श्रीपद अमृत दांगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ, जोगलेकर एसेट्रा वर अरेस्टेड। और क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इस कम्युनिस्ट मूवमेंट से डर गई थी, तो श्रीपद अमृत दांगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ, जोगलेकर, इन सबको, ये सारे लीडर्स, यंग जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। दे वर चार्ज विद प्लानिंग ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। दे वर गिवन डिफरेंट पनिशमेंट्स। और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, केसेस लगाए गए कि ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर निकाल के फेंकने की प्लानिंग कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर, मतलब गेम प्लान कर रहे हैं। हम मतलब नॉर्मल यदि हिंदी लैंग्वेज में कहा जाए तो जाल बुन रहे हैं। और इन्हें अलग अलग तरह की पनिशमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई। द ट्रायल टुक प्लेस एट मेरठ एंड इज देयरफॉर नोन एज मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। इवन आफ्टर द मेरठ ट्रायल द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट वर्कर्स मूवमेंट रिमेन्ड कॉन्स्टेंट। और ये जो केस था ये मेरठ में चला, इसीलिए इसे कहा जाता है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। और इस मेरठ ट्रायल के बाद भी जो कम्युनिस्ट वर्कर्स का मूवमेंट था वो वैसे का वैसा ही रहा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट करते रहे। तो आपके फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।